हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आज आप सभी का एमबीपीएससी लाइव टारगेट बेंच में। इस क्लासेस में आज हम 6 यूनिट को पूरी तरह समाप्त कर लेंगे। आप सभी का गुड मॉर्निंग और लास्ट के इस साल के अंतिम दिवस पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि ये साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहा होगा और आज ही आप लोगों ने अपने लिए नए टारगेट्स डिसाइड कर लिए होंगे कि इस 2025 में मुझे किस काम को कितने समय में कर लेना है, कैसे करना है। सारी प्लानिंग आपके दिमाग में सेट हो चुकी होगी। आप बहुत अच्छे से तैयार होंगे इस साल को एंजॉय करने के लिए, अपनी आशाओं को, अपने लक्ष्यों को, सबको पूरा करने के लिए। सबको फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज सभी तक आसानी से पहुंच रही है? सरल रूप में आपको सुनाई दे रहा है? वीडियो आप सभी को सामने अच्छे से दिखाई दे रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइए ताकि हम क्लास को कंटिन्यू कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपनी क्लासेस में 6 यूनिट के लगभग पूरे कंटेंट को पढ़ चुके हैं और खूब सारा कंटेंट ऐसा भी होगा जहां आपको ये लगता होगा कि सर ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया। ये भाव अंदर से आता होगा कि सर ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया। मैं आपको बता दूं कि सारा कंटेंट याद करने का, रट्टा मारने का नहीं होता है। कुछ चीजें केवल समझने के लिए आपके सामने रखी जाती हैं। क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मैं आपके सामने पूरी एक वो स्टोरी प्रेजेंट करना चाहता हूं, इसलिए हमें कुछ अनावश्यक आंकड़े भी आपके सामने प्रेजेंट करने पड़ते हैं। वो हमारी मजबूरी है। जो आंकड़े इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं अपनी तरफ से डार्क करके दे दूंगा ताकि आप सब उन्हें याद कर सके। जब हम आपको इसका एक नोट्स उपलब्ध करवाएंगे, कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से इसका एक नोट्स आपको मर्ज नोट्स उपलब्ध करा सकूं। चलिए अब मूल विषय वस्तु पर आते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। हम सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद कर लेते हैं क्योंकि उन्हीं से शुरुआत होती है। वही शुरू प्रथम देव या प्रथम पूज्य देव कहे जाते हैं। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और उसके बाद मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल विषय पर आते हैं। हमें इस 2025 में प्रवेश करने से पहले हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 6 यूनिट निपटा लेनी है। कल से हम कंटिन्यू जो हमारी याद करने वाली सीरीज है उसे कंटिन्यू करेंगे। आपको उसको मैं बाधित नहीं करने वाला हूं। अगर हुआ कि 2 लेक्चर लेने पड़े, 3 लेक्चर लेने पड़े तो मैं एक्स्ट्रा वो 30 जो हमारी 100 टॉपिक्स वाली सीरीज है उसे जरूर लूंगा। चलिए, विदेश व्यापार नीति जो आज का टॉपिक है या अभी हमारा टॉपिक है, विदेश व्यापार नीति शब्द पर फोकस करना है। इकोनॉमी में विदेश व्यापार शब्द का क्या मतलब होता है? अगर मैं इस शब्द को समझूं, विदेश या विदेशी व्यापार, तो व्यापार शब्द का क्या अर्थ होता है? सामान का या वस्तु का या सेवा का। मतलब सामान में वस्तु और सेवा दोनों आती है। तो सेवाओं का एक देश से, व्यापार माने खरीदना बेचना, इसका तो मतलब केवल होता है खरीदना बेचना से। खरीदना बेचना, सेवा देना, ये व्यापार के अंतर्गत आता है। विदेश क्यों लिखा हुआ है? जब कोई एक देश अन्य देश के साथ किसी सामान का क्रय विक्रय, ट्रेडिंग करता है, क्रय विक्रय करता है या फिर सेवाएं एक देश से दूसरे देश को बेची जाती है या उससे ली जाती है, प्राप्त की जाती है, तो ऐसे व्यापार को हम विदेशी व्यापार कहते हैं। बहुत सरल शब्दावली, इसलिए इसको खूब देर तक नहीं समझाऊंगा। बहुत क्लियरली है कि किसी देश का अन्य देश के साथ जो व्यापार होता है वो विदेशी व्यापार होता है। बहुत इजी था लेकिन फिर भी मुझे इसलिए बोलना पड़ा ताकि हम बेसिक परिभाषा पर भी बात कर ले। विदेशी व्यापार की अगर ऑथेंटिक डेफिनेशन देखी जाए तो क्या होगा? किसी देश का विदेशी व्यापार नीति, ये नीति की बात कर रहा है। अब हमने विदेशी व्यापार शब्द पर फोकस कर लिया, अब नीति पर बात करते हैं। तो विदेशी व्यापार नीति क्या होती है? किसी देश के विदेशी व्यापार के क्षेत्र में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय शामिल होते हैं जिसमें न कि केवल निर्यात तथा आयात से जुड़े निर्णय होते हैं बल्कि इससे संबंधित उपाय, नीतियां और प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। बहुत अच्छे से इस वर्ड को समझो।
विदेशी व्यापार नीति जब शब्द आता है, हमने विदेशी व्यापार का अर्थ समझ लिया, अब विदेशी व्यापार नीति जब शब्द आएगा तो ये जो नीति है, ये नीति शब्द का क्या मतलब होगा? तो नीति शब्द का मतलब कि सरकार द्वारा किसी अन्य देश से जो आयात किया जाता है, जो निर्यात किया जाता है, उसके साथ ही जो निर्यात या आयात को बढ़ाने या घटाने के लिए सिस्टम तैयार किया जाता है, जो प्रक्रिया बनाई जाती है, जो योजनाएं चलाई जाती हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, या वो सब कुछ मिल करके उस देश की विदेश व्यापार नीति का हिस्सा होता है। ये नहीं समझना कि विदेश व्यापार नीति एक दस्तावेज है केवल, हम जो कुछ भी कर रहे हैं विदेश से व्यापार को बढ़ाने, घटाने, कम करने, ज्यादा करने के लिए, वो सब कुछ विदेश व्यापार नीति का हिस्सा बन जाता है। तो शायद ये एक बहुत सिस्टमेटिक आपके दिमाग में परिभाषा आ गई कि यूं नहीं समझे कि केवल विदेशी व्यापार माने कोई एक आयात और निर्यात, नहीं, इतना तो है ही, ये तो मूल बात है। साथ में इसको कम करने, इसको ज्यादा करने, या फिर लोगों का विदेशी निवेश या विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, या भारत में कोई प्रोसीजर हम बना दें जिससे विदेशी व्यापार कम या ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल हम लें, SEZ जो है वो विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत आता है। भाई भारत के उद्योग जब हम पढ़ते हैं वहां तो पढ़ते ही हैं, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए क्यों गए? स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट ही ये कहता है कि इनमें केवल वो माल तैयार किया जाएगा जो विदेशों को बेचा जाए, या फिर जो हम विदेशों से खरीदते हैं वो भारत में ही निर्मित कर लिया जाए। तो इस टाइप का आयात का प्रतिस्थापन करने के लिए तैयार किए गए जो स्थान है उन्हें हम कहेंगे SEZ। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि विदेशी व्यापार नीति में हम केवल आयात निर्यात को ही नहीं देखेंगे, उसके पीछे की जो बैक ऑफ द स्टोरी है कि जहां हम कुछ ऐसा करें जिससे भारत का विदेशी व्यापार प्रभावित हो, कम हो, ज्यादा हो, स्पीड बढ़े, कुछ भी हो, वो सब कुछ विदेशी व्यापार नीति के अंदर आता है। क्लियर है? बहुत ही से आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत की जो विदेश व्यापार नीति रही आज तक की, उसे इन शॉर्ट समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जब भारत 1947 में आजाद हो गया तो तब से आज तक हमारी विदेश व्यापार नीति रही होगी, तो वो कैसी रही, हमने किस बात पर फोकस किया वो समझो। 1947 से लेकर 1950 तक भारत एक समाजवादी देश था। यहाँ समाजवादी तत्वों की प्रधानता थी। खैर सब कहते हैं कि मिश्रित थी, लेकिन नहीं थी। समाजवादी 90% था, 10% पूंजीवाद ले भी लिया था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बहुत कम है। तो हमने आत्मनिर्भरता एवं शिशु उद्योग नीति को अपनाया। ये शब्दों पर फोकस करना, भारत सरकार लिख कर देती है कि हमारी नीति कैसी थी। आत्मनिर्भरता एवं शिशु उद्योग नीति थी हमारी, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति और आर्थिकवाद पर केंद्रित किया गया था। जिस नीति को किस चीज पर केंद्रित किया गया था? अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति पर के आर्थिक राष्ट्रवाद पर, मतलब हमें केवल राष्ट्र को फोकस करना था, विश्व से कोई लेना देना नहीं था। घरेलू विकसित प्रौद्योगिकी और आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना था, ये हमारे मूल उद्देश्य थे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में न्यूनतम निर्भरता रही। ये 4 मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं, तो शायद इसको मैं, ये शब्दावली थोड़ी कठिन होगी, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हमारी जो विदेश व्यापार नीति है वो आपको थोड़ा टफ लगे, तो विदेशी नीति जो है, विदेशी व्यापार नीति, उसे मैं थोड़ा सरल अपनी भाषा में बताता हूँ। वही 3 भाग कर लेते हैं। 1947 से 1990 तक मैं सरल भाषा में अभी से प्रेजेंट करता हूँ कि 1947 से 1990 तक भारत की विदेशी व्यापार नीति कैसी थी कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने देश में पैदा करनी है और विश्व के साथ कम से कम व्यापार करना है, ना तो ज्यादा खरीदना है और ना बेचना है। मैंने ऐसा नहीं कि केवल बेचना है, खरीदना है, नहीं है।
हमको तो दोनों ही नहीं करना है, मतलब भारत एक बंद, मैं यहाँ सीधे कह दूं कि इस ड्यूरेशन में भारत एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में काम करता था। हाँ, थोड़ी बहुत मजबूरियां थी कि हमारे पास कुछ था ही नहीं, जैसे हमें 1965 1965 66 67 में अकाल पड़े भारत में, तो हमें गेहूं की जरूरत पड़ी, तो हमने अमेरिका से PL40 नाम का एक गेहूं जो लाल रंग का होता था वो खरीदा, मजबूरी थी हमारी। लेकिन भारत था एक बंद अर्थव्यवस्था, माने हमें कोई लेना देना विश्व से था नहीं, विश्व में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसा चल रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे पेट्रोल भारत में पैदा ही नहीं होता था तो वो हम विश्व से खरीद कर लाते थे। हम कोशिश करते थे कि हम विश्व से कम खरीदें, लेकिन जैसे जैसे भारत की पॉपुलेशन 1947 से लेकर 1990 तक बढ़ती गई, भारत में जो माल पैदा होता नहीं था उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और वो विश्व पर हम डिपेंड हो गए। कॉन्सेप्ट समझो कि 1947 से 1990 तक हमारी चीजें, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, भारत की सरकार इस नीति पर चल रही थी कि हमें विश्व से कोई मतलब ही नहीं है, हम तो खुद अपने आप में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं और हम ना तो किसी से खरीदेंगे ना किसी को बेचेंगे। हाँ, जहां मजबूरी है वो सामान हम विश्व से खरीदते हैं, बहुत ज्यादा सरप्लस था वो सामान हम विश्व को बेचते थे। हमारा इसलिए व्यापार नहीं होता था विश्व के साथ कि हमें विश्व में ये चीज बेच करके लाभ कमाना है, हम विश्व में सामान इसलिए बेचते थे क्योंकि भारत में खूब पैदा हो गया है। तो दो बातें समझ में आ गई होगी कि 1947 से लेकर 1990 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था का कंसंट्रेशन था वो खुद को आत्मनिर्भर बनाने और विदेशी व्यापार के क्षेत्र में बंद कर रखने, अपने आप को हम बंद रखते थे कि ना तो मैं किसी से कुछ खरीदूं और ना किसी से कुछ बेचूं। तो ये वाले कॉन्सेप्ट को अपनाकर बंद अर्थव्यवस्था की प्रणाली को अपनाया गया। लेकिन तो अब यहां से दूसरी स्टोरी शुरू करें। 1990 से लेकर हमारा 2000 लगभग 14 तक क्या रणनीति रहा उस पर आते हैं। तो पहले क्यों रहा, क्यों बदलनी पड़ी, हमें इस पर फोकस करना पड़ेगा कि क्यों बदलना पड़ा जब इतनी अच्छी नीति थी हमारे देश की कि भाई भारत को ना तो किसी विश्व के देश से लेना ना देना। जब विश्व में हमारे यहाँ कुछ ऐसे चीजें थी जो पैदा नहीं होती थी, जो हमारे पास उनका प्रोडक्शन नहीं था, जैसे पेट्रोल उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब 1990-91 में खाड़ी युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, खाड़ी युद्ध हुआ, तो पेट्रोल के प्राइसेस अनाप शनाप बढ़ गए, मतलब 4-5 गुना बढ़ गए। बहुत सारे देशों ने मना कर दिया कि हम पेट्रोल देंगे ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में वो बहुत महंगा हो चुका था, भारत के पास खरीदने के लिए पैसा भी नहीं था, क्योंकि भारत के पास पैसा तो है लेकिन जब भारत खरीदने जाएगा तो खुद के पैसे तो लेगा नहीं, वो देश तो उसके पैसे मांगेगा या फिर इंटरनेशनल जो पैसा चलता है, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा चलती है जो कि डॉलर है वो मांगेगा। भारत के पास तो डॉलर आता ही नहीं था ना, क्योंकि हम किसी को कुछ बेच ही नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बहुत सीमित हो गया कि कोई कुछ दे नहीं रहा है। अब क्या करें, या तो भारत को बंद करके बैठ जाओ, शांति से सब सो जाओ 5-7 महीने के लिए ना, ऐसा हो जाए। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को चालू रखना है, इसके इंजन को, लोगों को खाते पीते देखना है, भारत की भुखमरी को और कम नहीं, मतलब बढ़ाना नहीं है, तो विश्व में जो पैसा चलता है वो लोन में लेकर के आना पड़ेगा। और उस समय लोन 2 संस्थाएं देती थी, वर्ल्ड बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक लंबे समय का लोन देती थी और IMF शॉर्ट समय का, मतलब जल्दी फटाफट लोन दे देने वाले संस्था के रूप में जाना जाता था। जब भारत IMF के पास गया तो उसने कुछ शर्तें रखी कि ये ऐसी अर्थव्यवस्था को तो हम लोन देते ही नहीं है, क्योंकि जो क्लोज अर्थव्यवस्था है वो तो पैसा चुका ही नहीं पाएगी ना, वो कैसे कमाएगा पैसा, हम तो उससे पैसा देते हैं लोन के रूप में जिसमें ताकत हो चुका लेने की। तो हम किसे पैसा देते हैं, जो एक खुली अर्थव्यवस्था हो, और क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था खुली नहीं है इसलिए आपको लोन नहीं मिलेगा, या तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दो विश्व के लिए। तब भारत की अर्थव्यवस्था में 3 चैप्टर जुड़ते हैं जिन्हें हम LPG कहते हैं, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि ये सीधे तौर पर कह दूं कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति को अपनाया गया। यहां पर जब ये नीति अपनाई गई
तब शुरुआत में भारत क्यों आन पड़ी ये समस्या, क्योंकि भारत की जो मांग थी विश्व के पास में वो बढ़ती जा रही थी। मतलब भारत को खरीदना खूब सारा था, बेचने पर तो हमने कभी फोकस किया ही नहीं था, इसलिए यहां जरूरत पड़ी। और जब जरूरत पड़ी तो फिर हमें मजबूरी बस अपनी नीति को, जो कि बंद अर्थव्यवस्था थी, वहां से खुली अर्थव्यवस्था पर आना पड़ा। अब खुली अर्थव्यवस्था की एक समस्या ये कि विदेश की जो नीतियां हैं, विदेश के जो सामान है वो भारत में बिकने आएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में भारत की चीजों की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि विदेशी वस्तुएं आने लगेगी। क्या इससे भारत को खूब फायदा हुआ, आज भारत विश्व गुरु फिर से बन सकता है इसी कारण से। लेकिन इस ड्यूरेशन में भारतीय अर्थव्यवस्था की विदेशी व्यापार नीति कैसी लगी ये समझो। यहाँ तो हम कुछ माल खरीदते थे और बेचते थे तो सब पे टैक्स लगाते थे। धीरे धीरे हमने क्रमबद्ध रूप से यहाँ से यहाँ तक जब हम आए तो क्रमबद्ध रूप से हमने टैक्स को शून्य कर दिया, मतलब 0 तक लेकर आ गए। कुछ भी खरीदने और बेचने के लिए पहले लाइसेंस प्रणाली चलती थी, लाइसेंस प्रणाली को 0 कर दिया। बहुत सारी चीजों में सरकार का कब्जा हुआ करता था, केवल सरकार ही उस काम को कर सकती थी। उस व्यवस्था को निजी क्षेत्र के हाथों में दिया, धीरे धीरे दिया है लेकिन दिया। तो यहाँ हमारी विदेशी व्यापार नीति विश्व के लिए खुली हो गई कि भाई हम विश्व से खरीदने लगे, क्योंकि भारत में अभी बनता नहीं था तो बेचने का तो कॉन्सेप्ट शुरू हो ही नहीं पाया। जो भारत में बहुत सरप्लस था वो कुछ चीजें हम विश्व में अब बेचते थे, और वो भी हम मजबूरीवश, कोई बहुत अच्छी हमारी रणनीति नहीं होती थी। 2014 के बाद में फिर एक नई व्यवस्था भारत में शुरू होती है, और 2014 से हम 24 की बात करते हैं। यहाँ पर हमारी विदेशी व्यापार नीति कैसा टर्न ले लेती है देखना। यहाँ की विदेशी व्यापार नीति खुल चुकी थी पूरे विश्व के लिए, वो खुली ही रहेगी, लेकिन यहाँ हमारा फोकस हो गया कि भाई भारत में जो ज्यादा है उसे हम और ज्यादा पैदा करके विश्व को बेचेंगे। कुल मिला करके अब हमने निर्यात पर फोकस करना शुरू किया। निर्यात को बढ़ाने के लिए जो कुछ कर सकते थे उसे बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेकर आए, बहुत सारे प्रावधान किए, बहुत कुछ करने की कोशिश की। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूं, इसको बात को समझाना है, समझना है। भारत में टाटा नाम की एक कंपनी है जो गाड़ी बनाती है, महिंद्रा नाम की एक कंपनी गाड़ी बनाती है। ये 2014 से पहले आप विश्व में आप महिंद्रा और टाटा की एक भी गाड़ी नहीं देखोगे। भारत में तो खूब मिलेगी, लेकिन आपको विश्व में कहीं पे भी बहुत गाड़ियां नहीं मिलती थी। 2014 के बाद हमने ये सिनेरियो सेट करने की कोशिश की कि भाई भारत की जो गाड़ी है वो विश्व में भी तो बिकनी चाहिए। क्यों नहीं बिकनी चाहिए? भारत के पास अगर है तो ये हमें पैसे दिलाइए, विदेशी व्यापार हमें करके देगी। तब हमने अपनी नीति में एक ड्रास्टिक चेंज किया कि निर्यात को जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा दो, आयात को जितना कम कर सकते हो। आयात माने हम जो खरीदते हैं, तो आयात माने जो हम इंपोर्ट करते हैं उसे भारत में ही पैदा कर दो। भारत में ही पैदा करना है कैसे भी, मतलब आयात को कम से कम करना है और निर्यात को खूब बढ़ाना है। ये नीति का पालन हमने 2014 से 24 के बीच में किया। यहाँ पे हमने दोनों पक्षों को, निर्यात तो जितना करना है वो कर ही लो, आयात कम से कम करने की कोशिश करो। यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ कोई स्पेशल उसके लिए कदम नहीं उठाया गया, कुछ स्पेशल नहीं किया गया। तो क्या ये 3 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो रहे हैं, जो इस रूप में मैंने थोड़े कठिन शब्दों में लिख रखे हैं। अब इस बात पर फोकस करते हैं कि अब ये क्या कहना चाह रहे थे। देखो, आत्मनिर्भरता एवं शिशु उद्योग नीति का मतलब हुआ कि हम अपने आप के अंदर ही सब कुछ पैदा कर लेंगे। छोटे छोटे उद्योग लगाकर, कुटीर उद्योग, खाद्य उद्योग सब लगा करके भारत में ही लोगों को रोजगार देंगे और भारत का पेट भारत के लोग भरेंगे। इस नीति को हमने शिशु उद्योग नीति कहा। समझ गए? क्योंकि भारत के पास इतना पैसा था नहीं कि वो बड़े बड़े उद्योग लगा सके। गिने चुने 10, 15, 20 उद्योग विदेशों की सहायता से हमने खोल रखे थे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति आर्थिक राष्ट्रवाद पर केंद्रित घरेलू विकास पर बल देती थी। किससे? आर्थिक राष्ट्रवाद, मतलब कि भारत को, राष्ट्रवाद माने केवल देश के बारे में सोचना, आर्थिक राष्ट्र माने पैसे के सब्जेक्ट में भी केवल देश के बारे में सोचना।
ये कॉन्सेप्ट चलता था। औद्योगिकरण और आयात के प्रतिस्थापन, आयात का प्रतिस्थापन एक शब्द है, आगे समझाऊंगा, उस पर हम बल देते थे। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में न्यूनतम निर्भरता हमारी हो, हम ना वहां ज्यादा बेचने की कोशिश करें ना वहां से ज्यादा खरीदने की कोशिश करें, ये कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता था। 1990 के बाद में आर्थिक नीति, 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को इन तीन कॉन्सेप्ट्स को अपनाया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया, एकीकृत कर दिया गया, उसका एक हिस्सा बना दिया गया। क्लियर है? फिर आगे क्या हुआ, 2014 से 24 तक आयात को प्रतिस्थापित करना, कम से कम करने का प्रयास। क्या हुआ, आयात को जो खरीद रहे हैं उसे कम से कम करने का प्रयास, मतलब भारत में नई नई रिफाइनरीज खोलेंगे पेट्रोल की, जो भारत में पैदा नहीं होता है वो विश्व की चीजें हम कम खरीदें और भारत में ही उसे पैदा करें, इसका प्रयास। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और अलग टाइप के उदाहरण देता हूं, हमने एक रक्षा क्षेत्र ले लो। रक्षा क्षेत्र में आप देखेंगे भारत सरकार ने मेक इन इंडिया, ये सब क्षेत्रों में था, केवल रक्षा क्षेत्र में नहीं था, मेक इन इंडिया एक कार्यक्रम लाकर आए और वो कहते हैं कि यार हम हर साल करोड़ों अरबों रुपए का विदेशी जो रक्षा के उपकरण है वो विदेश से खरीदते हैं। तो ये क्या माथा खराब करने की चीज है? हमारी विदेश व्यापार नीति ऐसी कैसी है कि हम लोगों से खरीदते ही खरीदते रहते हैं, बेचने का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कम से कम एक काम करो, ऐसा करो कि जो भारत की जरूरत के हथियार है वो भारत में पैदा करो। तो आपको उसके बाद ब्रह्मोस दिखाई देगा, उसके बाद आपको पिनाकी मिसाइल दिखाई देगा, अग्नि के जो प्रसंस्करण है उनको भारत में बना कर बेचने का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देने लगेगा। तो हमने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत फिर उड़ान भरना शुरू की और भारत में खूब बनाना शुरू किया, मतलब भारत में जो विदेश से हम खरीदते थे उसको कम करके भारत में बनाने की कोशिश की और कोशिश की कि बेच भी दे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ आया। निर्यात को अधिक से अधिक करने का प्रयास किया गया। अब देखो आप, इसरो की जो एंट्रिक्स नाम की संस्था है 1997 में जो बनी थी, वो भारत की अभी तक 1997 तक आप देखो भारत का इसरो सक्षम तो पहले भी था। भारत जो है विदेश के सैटेलाइट्स को विश्व में भेजने, अंतरिक्ष में भेजने का काम नहीं करता था। हमने इस नीति में ये फॉलो किया, करने की कोशिश की कि बेचो यार, खूब बेचो, खूब पैसा कमाओ, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए। और अब हम हर 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने में विश्व के किसी न किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाते हैं, तो हमें उससे पैसा मिलता है। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाने लगा। अब यहाँ क्या क्या लाए हम, सेज लेकर आए, EWZ लाए, ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया, निर्यात उत्कृष्टता शहरों की स्थापना की, PM मित्र योजना लेकर आए और ऐसे खूब सारे प्रयास करके आयात को कम से कम और निर्यात को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की। और आज भी इसी नीति को हम फॉलो कर रहे हैं। क्या आपके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट सेट हो गया कि क्या कर रहे थे? ध्यान से सुन लो, इस बात को समझ लो। एक आगे वाली स्टेप पे बढ़ता हूं। विदेशी व्यापार नीति के नाम और उसके बारे में थोड़ी सी बातें समझ लो। 1985 से पहले भारत की विदेश व्यापार 3 साल की बनती थी। विदेश व्यापार नीति जो थी वो 3 साल की बनती थी। 1947 से 85 तक 3 वर्षीय आयात निर्यात नीति होती थी हमारे देश में। और देखो इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा, पहले हम कहते थे कि हमें केवल आयात करना है और केवल निर्यात करना है, उसकी जो नीति बनेगी उसे हम आयात निर्यात नीति कहेंगे। तो 2004 तक भारत की विदेश व्यापार नीति को हम विदेश व्यापार नीति नहीं कहते थे, हम कहते थे आयात निर्यात नीति। क्लियर है? यहां पर 2004 के बाद हमने नाम बदल करके उसका नाम कहना शुरू कर दिया FTP, मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्योंकि हमें सामान खरीदने बेचने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। हमें तो भारत में कहीं ना कहीं से पैसा लेकर के आना है, खूब पैसा हमारे भारत में आ जाए, इस पर फोकस करना था। और इस नीति से हम विश्व को झुका दें, अपने चरणों में विश्व को अपना सहयोगी बना ले, विश्व को अपना सहायक बना ले, ऐसे प्रयास करने थे। इसलिए इसका नाम विदेशी व्यापार नीति किया गया। पहले ये केवल
आयात और निर्यात पर बल देती थी। अब हमने सेवा, ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, सहयोग, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया, तब जाकर के इसका नाम 2004 में पड़ा विदेशी व्यापार नीति। 1985 से हमने 5 वर्षीय विदेश व्यापार नीति का कॉन्सेप्ट ला दिया। पहले हम 3 वर्षीय नीति पर फॉलो करते थे, फिर हमने 5 वर्षीय आयात निर्यात नीति, जिसका बाद में नाम विदेश व्यापार नीति हो गया, वो लेकर आए। क्या ये बात समझ में आई? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, इसका पहला नाम ऐसे होता था, अब इसका नाम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होने लगा। तो आईईपी की जगह एफटीपी आया। ये कैसे आया ये समझ में आ गया होगा, बेसिक सी बात है, ये क्लियर है। चलो, तो बहुत सामान्य शब्दों में हमने एक बेसिक फ्रेम तैयार कर ली अपने लिए। अब हर साल, हर थोड़े दिन में 5 वर्षों में हम एक विदेश व्यापार नीति बनाते हैं अपने लिए, जो एक कागज के रूप में लिखी हुई नीति होती है। हम उसे पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जो मैंने इतनी कथा अभी तक समझाई है, इसको फिर से एक बार सरल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ रिटर्न फॉर्म में। चलो, 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत की अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति आर्थिक राष्ट्रवाद, मतलब केवल देश के बारे में सोचे, पर केंद्रित थी। क्लियर है? 1947 से 90 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था विकास रणनीतियों के आत्मनिर्भर एवं शिशु उद्योग नीति, मतलब छोटे छोटे उद्योग भारत में खोलो, विदेश से कुछ मत खरीदो, इस कॉन्सेप्ट पर फॉलो करती थी। और औद्योगिकरण और आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में न्यूनतम निर्भरता या भागीदारी निभाना, ऐसे हम चीजों को दिमाग में लेकर के काम करते थे। क्लियर है? आगे बढ़े, तो जब आगे बढ़े तो क्या हुआ? आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण के ने स्वदेशी उत्पादन और उत्पाद में घरेलू उपयोग की प्राथमिकता के अनुसार आयात को कम करने की कोशिश की, लेकिन कम हो ही नहीं पाया, क्योंकि जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती गई, भाई 1947 से लेकर 1990 तक में जनसंख्या में डबल का अंतर है। 1947 में 50 में हमारे देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी, जो 1990 तक 70-80 करोड़ हो चुकी थी। तो जनसंख्या जब 2 गुना बढ़ गई, उत्पादन आप विश्व से कर नहीं रहे, विदेश से टेक्नोलॉजी ला नहीं रहे, उसी टाइप की खेती कर रहे हैं, पैदावार बढ़ेगी नहीं, तो जरूरत तो बढ़ ही रही है, और वो विदेश से खरीदने लगे, तो हमारी धीरे धीरे अपने आप जो है आयात पर निर्भरता बढ़ती गई, ज्यादा पेट्रोल चाहने लगा, हमें जरूरत पड़ने लगी, इससे गड़बड़ होने लगी। इस तरह नीति का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की प्रकृति पर सीमित प्रभाव था। हम पहले विश्व से कोई लेना देना नहीं चाहते थे। 20वीं सदी, फिर क्या हुआ? 20वीं सदी के अंतिम दशक में भारत को व्यापार, आर्थिक और भुगतान संकट से संतुलन का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत की जनसंख्या खूब बढ़ गई, पेट्रोल पैदा होता नहीं, उस पर सरकार ने फोकस किया नहीं, कुछ बेचने की कोशिश नहीं की, नहीं तो सरकार चाहती तो कुछ और बेच देती, बदले में पेट्रोल लेती। हमने बेचने पर भी फोकस नहीं किया, खरीदने पर भी फोकस नहीं किया, जो मजबूरी थी केवल भाई खरीद कर लाते थे, जिससे भारत को अपनी व्यापार नीति फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया कि हमारी विदेश व्यापार नीति गलत है भैया, चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? 1990 में चालू खाता घाटा, ये समझते हो आप लोग, चालू खाता घाटा और जीडीपी के 3.2% के रिकॉर्ड पर चला गया, जिससे मुद्रास्फीति 10% बढ़ गई। मैं सरल शब्दों में कह दूं, मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई का 10% बढ़ जाना। मान लो कि आज आपका पार्ले जी का पैकेट जो है, वो पार्ले जी जो है वो 10 रुपए का आता है, अब वो सीधे 11 हो जाए, मतलब चीजों का 10% वृद्धि कर जाना। आप खाने का तेल खरीदते हैं, अगर वो 100 रुपए का आता है तो सीधे 110 रुपए पहुंच जाना, ऐसा हर चीज का 10% बढ़ जाना। किसी किसी चीज में ज्यादा होगा, किसी किसी में कम होगा, औसत रूप से सब चीजों का 10% बढ़ जाना। तो जिस व्यक्ति की सैलरी इस महीने 10 थी, उसको अगले महीने 11 नहीं हुई, सैलरी तो बढ़ेगी नहीं, खर्चा 10% अपने आप बढ़ गया, क्योंकि मुद्रास्फीति 10% बढ़ गई। इससे क्या हुआ? विदेशी मुद्रा भंडार थोड़ा सा बच गया, क्योंकि हमें विदेशी पैसा था ही नहीं हमारे पास में, क्योंकि हम आयात निर्यात करते नहीं थे। आर्थिक संकट से उभरने के लिए भारत ने अपनी आंतरिक रणनीति को त्याग दिया, मतलब पुरानी वाली जो पॉलिसी चलती थी उसे छोड़ दिया, और नई आर्थिक नीति 1991, क्या नाम रखा? नई आर्थिक नीति 1999 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया।
नीति के सुधार प्रक्रिया में मूल उद्देश्य में एक भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण कर देना, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देने का कॉन्सेप्ट अपनाया गया। 1991 की जो आर्थिक नीति थी उसके तहत आयात निर्यात के लिए नियंत्रण के प्रगतिशील उदारीकरण और विवेकशील लाइसेंस उन्मूलन की प्रक्रिया शुरू की गई। कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि लाइसेंस प्रणाली को खत्म करके जिसको बेचना है, जैसा बेचना है, जहां बेचना है वो बेचो, ये वाला कॉन्सेप्ट लाया गया। और जिसको जहां बेचना है, जैसा बेचना है, उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस सिस्टम को जनरेट किया गया, शुरू किया गया। ठीक है, इस नीति के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रमिक उदारीकरण ने भारतीय निर्यात को सामाजिक और आर्थिक विकास के इंजन के रूप में विकसित होने के लिए आगे बढ़ने के अनुकूल माहौल तैयार किया और भारत का जो चीजें हैं वो विश्व में बिकने लगी। आप देखो 1990 के बाद भारत आईटी हब बन गया पूरे विश्व के लिए। जितना दुनिया में सॉफ्टवेयर बनता है उसमें से आधे से ज्यादा सॉफ्टवेयर भारत अकेला बनाता है। सोच कर देखो इस बात को, कितना मजा आता है, कितना गर्व फील होता है कि पूरे विश्व में जितना सॉफ्टवेयर बनेगा या तो वो भारत के लोग बनाएंगे, भारत की कोई कंपनी बनाएगी, या पूरे विश्व में जो कंपनियां उनमें भारत के लोग जा जाकर के खुद बनाएंगे। इस तरीके का मॉडल लेकर आए हम विश्व में छा गए फिर, और धीरे धीरे हर क्षेत्र में छाने लगे हैं। अब हर चीज में हमारा बोलबाला होने लगा। तो ये 90 के बाद हमने शुरू किया। और आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को और आगे समझो। व्यापार पारदर्शिता सूचकांक के संदर्भ में भारत 1990 से 2000 की अवधि में वृद्धि दर्ज करने लगा। धीरे धीरे हम पहले तो जीरो थे, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ने लगे। हमारा विदेशी व्यापार पहले 0 रुपए होता था, जो 1991 में धीरे धीरे बढ़ करके 17% हुआ था हमारे जीडीपी का। मतलब जीडीपी हमारे जितना है उसमें से 17 रुपए का व्यापार करते थे, जो 2020 तक 27 हो गया। देखो 17 से सीधा 27, 10% की ग्रोथ। मतलब हमने बेचना और खरीदना भी ज्यादा शुरू कर दिया। भारत में के कुल व्यापारिक व्यापार में जीडीपी अनुपात 2020 से 21 से 13-14 में 44% तक सुधार हुआ, जो अब तो खूब सुधार हो चुका है। अब तो हम उसको अगर आंकड़ों में ले तो 100% सुधार दिखाई देगा, तो उसको छोड़ो। कुल मिलाकर इन सब बातों से प्रेजेंट किया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पहले हम विदेशी व्यापार नीति में ऐसा कॉन्सेप्ट रखते थे कि ना खरीदना है ना बेचना है। फिर जब मजबूरी हो गई तो फिर खरीदने पर फोकस किया। अब जो सरकार है वो केवल बेचने पर फोकस कर रही है। जो खरीदना हो वो खुद अपने पास बना लो, इस कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं। तो आज की विदेश व्यापार नीति क्या कहती है कि विदेश को बेचो, खरीदना जो पड़ा है वो भारत में बनाने की कोशिश करो, कम से कम खरीदो और भारत में ज्यादा से ज्यादा खूब बनाओ। मेक इन इंडिया के तहत हमने इस कॉन्सेप्ट को लाए। भारत में बनाने वाले लोग नहीं है तो बोले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला दो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बोले इनके पास पैसा भी नहीं है तो बोले काम करो, फिर इनको आर्थिक सहायता देने की 2-3 योजना चलाओ। मुद्रा योजना चला दी, अटल जो के नाम से कुछ योजना चला दी, मतलब पैसा उधार देने की योजना भी चला दी। समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है। फिर नवाचार के लिए अलग अलग मिशन स्टार्टअप स्टैंडअप लेकर के आए कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टार्टअप करें। ऐसी कॉन्सेप्ट इस सरकार ने शुरू की है। चलो ओवरऑल एक मैसेज, आपको एक इमेज हमारे दिमाग में बन गई। अब हम आगे थोड़ा डीप में एक नीति की बात ना करते हुए सीधे 2023 की नीति पर फोकस करेंगे। विदेशी व्यापार विकसित और विनियमन अधिनियम 1992 एक कानून का नाम है जो भारत में विदेशी व्यापार के लिए बनाया गया था 1992 में, क्योंकि उस समय जरूरत थी। विदेशी व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम 1992 ने भारत में आयात की सुविधा और भारत से निर्यात बढ़ाकर विदेशी व्यापार के विकास और विनियमन का आधार प्रदान किया, जो बेस है वो तैयार किया। विदेशी व्यापार नीति को 2004 तक आयात निर्यात नीति के रूप में जाना जाता था। 2004 में तीसरी पंचवर्षीय विदेशी व्यापार नीति में संशोधन किए गए और फिर हमने 5 वर्ष में एक नीति, हर 5 वर्ष के लिए एक व्यापार नीति का कॉन्सेप्ट शुरू किया। क्लियर है? तो सोचो कि अगर हमने 2004 से ये व्यवस्था अपनाई तो 2004 से 2009 तक, इसे ब्लैक पेज पे लिखते हैं भाई, 2004 से पहले तो हमारी विदेश व्यापार नीति 3-3 साल की थी, जो कोई काम की नहीं थी, जो कभी आती थी कभी नहीं आती थी, कभी एक साल में ही चेंज कर देते थे।
लेकिन 2004 से हमने सीधे तरीके से ढंग की नीतियां बनाना शुरू किया। तो विदेशी व्यापार नीति को मैं शॉर्टकट में लिख दूं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP1। तो 2004 से 9 तक के लिए पहली FTP बनी। फिर 2009 से आगे बढ़े तो 2014 तक हमारी FTP2 बनी, ये याद रख लेना। फिर 2014 से और आगे बढ़े तो 2014 से हमने तीसरी पॉलिसी या फिर 2014 से 2019 के लिए हमने तीसरी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई। इसमें ये याद रख लेना कि 1985 से लेकर के 2004 तक की नीतियां भी 5 वर्ष की ही थी, 5 वर्षीय ही थी, लेकिन उनको पुरानी तरीके से सिस्टम से तैयार किया जाता था, जो केवल आयात निर्यात पर फोकस करती थी। किस चीज पर फोकस करती थी? केवल आयात निर्यात पर फोकस करती थी। 1985 के पहले की तो नीति किसी काम की है ही नहीं, उनको तो पढ़ना ही नहीं कि क्या करते थे, हम वहां कुछ नहीं करते थे, हमारी नीतियों में कुछ लिखते ही नहीं थे। हम तो कोशिश ये करते थे कम से कम शब्दों में यूं कह दिए कि भाई विदेशी व्यापार कम से कम करो 85 से पहले। हाँ, लेकिन 1985 में फिर मजबूरी हुई तो 2004 तक 1985 से 4 तक 4 नीतियां हमने बनाई इन 20 सालों में, जो कि आयात और निर्यात को कम या ज्यादा रखने, उनमें टैक्स की दर घटाने बढ़ाने, इन सब पर फोकस करती थी। तो यहाँ जो 4 नीतियां आई जिनको हम FTP1, FTP2, FTP3 कह दें, 3 और FTP4 कह दें, ये 4 नीतियां केवल और केवल आयात निर्यात के गीत गाती थी कि आयात को कैसे कम करना है, निर्यात को कैसे बढ़ाना है या घटाना है, कम टैक्स की रेट में क्या चेंज होगा, ये बातें करती थी। यहां से जो चेंज आया, यहां से ये जो अब जो नीतियां आई 4 से 9 वाली, 9 से 14, 14 से 19 और अब वर्तमान में जो नीति चल रही है वो हमारी 2023 से 2029 वाली, 2026 वाली, 2023 से 27 वाली जो नीति है वो चल रही है। खैर 28 तक चलेगी ना, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2023 को लागू की गई है। तो अब हम केवल वर्तमान पर फोकस कर लें, क्योंकि पुराना डाटा इतना तो पूछेगा नहीं एग्जामिनर, क्योंकि यही डाटा खूब है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 1 अप्रैल 2023 को जो भारत की विदेश व्यापार नीति आई, ये नहीं पूछा जाएगा कौन से नंबर की है, क्योंकि नंबर कभी रहे ही नहीं हमारे यहाँ ढंग से, क्योंकि यहाँ तो टूटी फूटी नीति आती थी, यहाँ व्यवस्थित आई लेकिन केवल आयात निर्यात पर फोकस थी। यहाँ पर व्यवस्थित नीतियां आई जिनके नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी नंबर नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे कोई नहीं होता कि ये कौन से नंबर की विदेश व्यापार नीति, ये प्रश्न नहीं होता। तो अब जो हमारी वर्तमान विदेश व्यापार नीति है उस पर हम फोकस करना शुरू करते हैं। तो उस पर फोकस करने से पहले मैं आयात और निर्यात के कुछ आंकड़े बताऊंगा, ये बाद में देखते हैं, थोड़ा इसको स्किप कर लो अभी। चलो पहले विदेश व्यापार नीति 2023 जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। विदेश व्यापार नीति 2023, जिसको हम शॉर्टकट में कह देंगे FTP 2023, समझे? क्योंकि हर नीति 5 साल के लिए आती है। कोई विदेश व्यापार नीति जो होती है वो 5 साल के लिए आती है। तो 5 साल के लिए आती है, तो हर साल नए नए उसमें कुछ प्रावधान नहीं होते। एक बार जो हो गए लिख करके दे दिए वही होते हैं, समझ गए? तो एक बार जो विदेश व्यापार नीति में आंकड़े आ जाते हैं वही होते हैं, इसलिए 5 साल तक वही नीति चलती है। तो जो पिछले साल मैंने पढ़ाया था वही इस साल भी हमें सेम पढ़ना है, वो सेम टू सेम बातें कही गई, क्योंकि नई नीति तो आई नहीं ना। यह नीति केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा तैयार की गई। तो पहले तो ये याद रखें कि विदेश व्यापार नीति कौन तैयार करता है, कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कुछ लोगों के दिमाग में भरा पड़ा है कि विदेश व्यापार नीति विदेश मंत्रालय तय करेगा। नहीं भाई, विदेश मंत्रालय नहीं तय करता है, व्यापार की बात होती है, इसलिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तय करता है। इसलिए स्पष्ट लिख कर दे रहा हूं कि पीयूष गोयल जो उस समय हमारे क्या थे, वाणिज्यिक मंत्री थे, केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री थे, उन्होंने 1 अप्रैल 1923 को इसे लागू किया। पहला पॉइंट रख लिया, कब लागू हुई भारत की विदेश व्यापार नीति। दूसरी, FTP 2023 जो है वो नीति दस्तावेज है जो निर्यात को सुगम बनाने, निर्यात मतलब बेचना, तो बेचने को आसान से आसान बनाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा बेच पाए। तो क्या लिखा हुआ है, निर्यात को सुगम बनाने, आसान बनाने वाली समय परीक्षणित योजनाओं
कि निरंतरता, मतलब हम टाइम से सामान वहां पहुंचा सके, जो खरीद रहे हैं हमसे उसको टाइम पर डिलीवरी करो। इस कॉन्सेप्ट को समय परीक्षणित योजनाओं की निरंतरता पर आधारित है। साथ ही यह दस्तावेज एक ऐसा दस्तावेज है जो त्वरित व्यापार, मतलब फटाफट इंस्टेंट व्यापार आवश्यकताओं को के लिए उत्तरदायी है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि वर्तमान ट्रेड पॉलिसी की थीम क्या रखी हमने, कि निर्यात को सुगम बनाओ, जब आसानी से हर भारतीय निर्यात कर सके, भारत का एक छोटा सा व्यक्ति भी चीजें अपनी विदेश को बेच सके, ऐसी बनाओ पॉलिसी को। टाइम के साथ डिलीवरी हम दे सके, उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट जोड़ा, निर्यात को सुगम बनाओ, समय परिरक्षित, मतलब कि समय के साथ डिलीवरी देने का कॉन्सेप्ट लाओ, प्लस त्वरित व्यापार, फटाफट ट्रांजैक्शंस हो और आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी हमारी नीति बने, ऐसी विदेश व्यापार नीति हम लेकर आए। क्लियर है? यह नीति निर्यातकों के साथ विश्वास और साझेदारी के सिद्धांत का पालन करती है। एग्जामिनर पूछ सकता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये इस छोटे से शब्द को पढ़ो, विश्वास और साझेदारी के सिद्धांत पर, क्योंकि हम विदेश को कुछ बेचेंगे तो उसके मन में विश्वास होना चाहिए कि हाँ भारत का सामान है तो मजबूत होगा, और भारत का सामान है तो टाइम पर डिलीवर होगा, अच्छा होगा, ये उसके दिमाग में सेट करना है। तो उसके मन में विश्वास पैदा करें और उसके साथ साझेदारी, रोज रोज व्यापार हो, ऐसी व्यवस्था पैदा करें। ये विश्वास और साझेदारी के कॉन्सेप्ट को पालन करती है। क्लियर है? यहाँ एक आधी कमेंट कर दो ताकि मुझे समझ में आए, हैंग नहीं हुआ है, सिस्टम चल रहा है सही साथ। और आगे बढ़ते हैं। इस नीति का उद्देश्य निर्यातकों को व्यापार करने में आसानी की सुविधा और पुनः इंजीनियरिंग तथा स्वचालन की प्रक्रिया, अब ये शब्द पर फोकस करना। मैंने पहले ही बता दिया कि निर्यात को आसान बनाने वाली नीति है हमारी, लेकिन उसमें भी एक पुनः इंजीनियरिंग और स्वचालन। स्वचालन शब्द का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ऑटोमेटिक प्रोसेस। क्या होता है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब कि आपको बार बार चीजें करनी ना पड़े, एक बन जाए कि हाँ ये यहाँ से ऐसे सामान आएगा, ऐसे इस गाड़ी में उतरेगा, यहाँ से इसमें रखाएगा, इसमें ऐसे ऐसे जाएगा, पहुंच जाएगा, खत्म कहानी। तो उसे कहते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेस। जो रोबोट से हो ना वो ऑटोमेटिक है, जो एक क्रम से अपने आप हो जाए वो ऑटोमेटिक है। तो हमने निर्यात को, व्यापार को आसान बनाने की सुविधा के लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस, इंजीनियरिंग के माध्यम से ऑटोमेटिक प्रोसेस को फॉलो करना है, और उसके लिए 4 स्तंभ बनाए गए। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा कि विदेश व्यापार नीति में कितने स्तंभ है, तो 4 स्तंभ है। कौन कौन से? प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ना, मतलब लोगों को मोटिवेशन, प्रोत्साहन माने मोटिवेशन से छूट की ओर, ताकि उन्हें चीजों को बेचने में आसानी हो, इंटरेस्ट आए, मजा आना चाहिए। तो प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ना ये पहला पिलर बनाया। निर्यात का संवर्धन करना, गठबंधन निर्यातकों, राज्यों, जिलों, भारतीय मिशनों के माध्यम से निर्यात का संवर्धन करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा निर्यात हो, इसको फोकस करना। तीसरा, व्यवसाय करने के लिए सुगमता, कारोबार लागत में कमी तथा ई पहल। तो तीसरा जो पिलर है वो क्या है? ई पहल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम कर पाए। और चौथा, उभरते हुए क्षेत्र, निर्यात हब के रूप में ई कॉमर्स विकासशील जिले, स्कोमेट नीति को विवेकपूर्ण अपनाना। अभी शब्द का अर्थ समझाऊंगा, स्कोमेट का क्या अर्थ होता है आगे बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझ लो कि केवल 4 पिलर हैं। प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ना, निर्यात संवर्धन करना, ई पहल के माध्यम से विदेशी व्यापार करना, और उभरते हुए क्षेत्रों को और उभारना। क्लियर है? ये 4 हमारे स्तंभ बनाए गए इस नीति। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो विशेष है इसमें कि रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी, जो कि स्कोमेट कहलाते हैं, ये शब्द पर फोकस कर लेना। एग्जामिनर इसके फुल फॉर्म पर फोकस कर सकता है। स्कोमेट मतलब स्पेशल केमिकल, ये शब्द फोकस करो। स्कोमेट में पहला एस और सी, स्पेशल केमिकल, है ना। ये आगे देखो, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी, इन 5 चीजों पर फोकस करती है, ये स्कोमेट कहलाती है। इन 5 चीजों को हम व्यापार में ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें,
ये हमारा पॉलिसी का एक वर्ड है, स्कोमेट, याद रखना। क्या है स्कोमेट? तो टी फॉर टेक्नो, 5 भले याद मत रखो, आप रटना, इस वर्ड को भले मत रखो, केवल यू रखो। 5 चीजें हैं। पहला रसायन है, दूसरा जीव है, तीसरा सामग्री सामान है, चौथा उपकरण है और पांचवा टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का व्यापार बढ़ाएंगे, उपकरणों का व्यापार बढ़ाएंगे, सामग्री का व्यापार बढ़ाएंगे, जीव माने जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं उनकी संख्या बढ़ाएंगे, और रसायन, विशेष रसायनों को विश्व में बेचेंगे। ये 5 चीजों पर फोकस करना है, इसको स्कोमेट का। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। विदेश व्यापार नीति के अनुसार 2000 भारत का विदेशी निर्यात, जो हमारा निर्यात है, जो हम बेचते हैं, उसे कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ये यूं पूछ ले कि 2 ट्रिलियन डॉलर कब तक करने का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। क्लियर है? सरकार का लक्ष्य सीमा पार व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार क्या चाहती है कि भारत का जो विदेशी व्यापार हो भारत की करेंसी में हो, ताकि हमें फायदा हो। तो हमें उसके लिए हमने क्या किया, ई रुपये नाम का एक प्रोजेक्ट लाए। ई रुपया एक इलेक्ट्रॉनिक रुपया होता है जिसे अब बहुत सारे देशों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो याद रखो कि मालदीव्स या ऐसे जो दुनिया के देश हैं वो ई रुपये को एक्सेप्ट कर चुके हैं। भारत का ई रुपया वहां भी चलता है। तो हमने इस व्यवस्था को लाया कि जैसे हम भी आज से पहले, कुछ साल पहले तक क्या होता था कि विदेशी व्यापार केवल डॉलर में होता था। मतलब अगर आपको बांग्लादेश से कुछ चीज खरीदनी है तो वो ना आपके पैसे लेगा ना आप उसका नोट लोगे, दो एक दूसरे का नहीं लेते थे। तो भारत उसको ऐसा था कि चल ये डॉलर इतने रुपए तू रख, उसका कुछ सामान हम खरीदते थे बेचते थे तो वो इतने डॉलर हमें देता था। अब हमने क्या कॉन्सेप्ट पैदा किया, हम ई रुपी लेकर आए कि यार विदेश के कुछ देशों के साथ तो धीरे धीरे बढ़ावा दो, इसे फिर पूरे विश्व में लागू करेंगे। अब हमने कॉन्सेप्ट पैदा किया कि हमारे रुपयों में हम ई रुपीज में उसका सौदा करते हैं, ई रुपीज में उसका व्यापार करते हैं। समझ आ रहा होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। यह उन देशों के मामले में विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है जिनके साथ भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति में है। अधिशेष मतलब समझते हो कि हम बेचते ज्यादा है खरीदते कम है, वो अधिशेष कहलाता है। मतलब हमने 100 रुपए का बेच दिया और खरीदा केवल 20 रुपए का या 60 रुपए का, 80 रुपए का, तो अभी हमारा 20 रुपए उसकी जेब में रखा है, तो उसको हम बोलेंगे कि तू हमारा पैसा लेना, हमको तो जब जरूरत पड़ेगी हम तेरे से अपना पैसा ले ही लेंगे। तो इससे हमें उन देशों के साथ फायदा हो सकता है, इसलिए हमने इस नीति को सेंटर पर रखा। और आगे बढ़ते हैं। एफटीपी 2023 की मुख्य विशेष बातें और बता देता हूं मैं। वैसे यही जो भी मैंने बताया यही मूल रूप से बातें थी, लेकिन फिर भी इसकी शब्दावली में समझ लो कि नीति निर्यात संवर्धन और विकास को प्रोत्साहक आधारशिला से एक ऐसी व्यवस्था में परिवर्तित करने पर बल देती है जो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, इंटरफेस और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित हो। क्लियर? ये शब्द समझ में आ रहा होगा कि अब जो नीति है वो किस बात पर, टेक्नोलॉजी के उपयोग और एक दूसरे देश एक दूसरे के साथ सहयोग से काम करे इस पर बल देती है। दूसरा पॉइंट, शुल्क संरचनाओं और आईटी आधारित योजनाओं पर बल देती है कि हम टैक्स को, शुल्क को कम से कम कर दें और जो टैक्स व्यवस्था है उसको भी मैन्युअल बना, मैन्युअल के स्थान पर टेक्नोलॉजी की मदद से आईटी आधारित बना दें। मैन्युअल इंटरफेस की आवश्यकता को क्या करना है, समाप्त करना है। ऐसा ना हो कि हम किसी बंदरगाह पे खड़े होकर के किसी खिड़की में से 10 रुपए के टिकट काट के बेच रहे हैं, ऐसा ना हो। वो ऑनलाइन हो सब चीजें। तो शुल्क प्रणाली जितनी भी है उसे ऑनलाइन करने पर फोकस करना है। ऑनलाइन कोई भी आदमी कहीं से भी टैक्स जमा कर दे, शुल्क जमा कर दे और वो स्मूथली व्यापार कर सके। जैसे आपने टोल टैक्स पे देखा ना, पहले हम टोल टैक्स पे रुकते थे, गाड़ी रुकती थी, एक डंडा ऐसे नीचे होता था, फिर वो हम अपनी जेब में से नोट निकाल के उसको देते थे, फिर वो हमें टिकट काट के देता था। अब क्या किया हमने, अब हमने टोल टैक्स पे एक डंडा लगा दिया, उसके पास फास्टैग होता है जो अपने आप ऑटोमेटिक स्कैन हो जाता है, पैसा कट जाता है और फटाफट गाड़ी आगे चली जाती है। तो ऐसे ही हमने बंदरगाह पर ऐसे विदेशी व्यापार में भी कॉन्सेप्ट को पैदा किया। क्लियर है? चलो और आगे बोलो। निर्यात उत्कृष्टता वाले शहरों की पहचान करो, ज्यादा से ज्यादा बेचने पर फोकस करो। निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर पर फोकस करो। तो
टीटी मतलब टाउन ऑफ एक्सपोर्ट्स एक्सीलेंस स्कीम, ये एक स्कीम सरकार लाई और इसकी मदद से निर्यात उत्कृष्टता वाले शहरों की पहचान की गई। पहले ही हम 39 शहर पहचान कर चुके थे, 4 और नए शहरों की पहचान करना, जिसमें फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी, 4 नए शहर उसमें शामिल किए गए और ज्यादा से ज्यादा बेचने पर, ज्यादा से ज्यादा विदेश में व्यापार करने पर फोकस किया जाने लगा। फिर निर्यातकों को मान्यता, तो पहले हमारे निर्यातकों को मान्यता देने की जो प्रणाली थी वो बहुत सड़ी पड़ी थी, तो अब हमने उसे ऑनलाइन क्रेडिट सिस्टम पर ला दिया। तो सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर क्षमता निर्माण करने और हर एक व्यक्ति को आसानी से मान्यता मिल जाए, इस बात पर हमने फोकस करना शुरू किया। क्लियर है? और आगे बढ़ो। Each one teach one, ये एक शब्द है, each one teach one, each one teach one पहल के समान 2 स्टार और उससे ऊपर की स्थिति धारकों के इच्छुक व्यक्तियों को एक मॉडल पाठ्यक्रम के आधार पर व्यापार से संबंधित प्रशिक्षण देना शुरू किया। तो each one teach one समझ में आ गया कि हर व्यक्ति को प्रशिक्षण दो कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार कैसे किया जा सकता है। इसकी मान्यता मानदंडों को पुनः निर्धारित करो, जो पहले से मानक बने हुए हैं, जो फॉर्मेट बना हुआ है व्यापार करने का, उसको चेंज करो। 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार जो व्यवस्था है कि ये इतना व्यापार करने पर 4 स्टार व्यवस्था कहलाती है, इतना व्यापार करने पर 5 स्टार, उसको चेंज करेंगे। तो ये भी इस नीति में लाया गया है। आगे बढ़ो। जिलों से निर्यात को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। जिलों से निर्यात इसीलिए हम लेकर आए, क्या? एक जिला एक व्यापार है ना, एक जिला एक उत्पाद, ODOP, ताकि उस जिले का जो व्यापार है, उस जिले की जो प्रोडक्ट है वो विश्व में बिकने लगे, तो उस पर फोकस किया जाने लगा। ये सब उसी में से निकली हुई बातें हैं, अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे ई कॉमर्स निर्यात से को सुगम बनाना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्यात पर को फोकस करना। 2030 तक ई कॉमर्स क्षेत्र में निर्यात की संभावना 200 से 300 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की होने का अनुमान है, ये भी इस नीति में कहा गया। क्लियर है? सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो हमने मूल बातें जो है इस नीति की वो कर ली। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें आपको विशेष रूप से बताने की कोशिश की जा रही है कि कुरियर आधारित ई कॉमर्स निर्यात की जो व्यवस्था है उसको, उसकी जो रेंज है जो कि 5 लाख रुपए से थी पहले, उसको बढ़ा करके 10 लाख करनी है कि कोई भी कुछ भी कुरियर से मंगा सके। 10 लाख रुपए में आदमी की जरूरत ही नहीं पड़े, ऑटोमेटिक सामान इधर से उधर पहुंच रहा है। समझ गए? तो ये यहाँ एक पॉइंट ये जोड़ा गया है। EPCG मतलब निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना नाम की एक योजना लाई गई और सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की। और 1-2 पॉइंट इसी में समझ लो, ये आपको बस रीड भर करने हैं। प्रधानमंत्री मित्र योजना लाई गई। मित्र योजना क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, ये योजना लाई गई। इस योजना में EPCG की सामान्य सेवा प्रदाता योजनाओं के तहत लाभ को बढ़ा देने की कोशिश की गई। एक अपैरल योजना आई है, यूं समझ लो, प्रधानमंत्री मित्र योजना, ताकि हम अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री मित्र पार्क बनाए और वहां से निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश करें। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश के कौन से 2 जिलों में प्रधानमंत्री मित्र पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। एमएसपी योजना है ताकि जो ब्याज लोगों पर जबरदस्ती लगा हुआ है, जो शुल्क लगा हुआ है वो वसूल ले, ब्याज की माफी दी जाए, ऐसी माफी योजना है जिसको एमएसपी माफी योजना कहा गया। एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाए ताकि सब लोग आसानी से अपने टैक्स जमा कर सके, जो व्यापार विदेशी व्यापार करने में जरूरत होती है जिनकी। चलो बहुत बेसिक सी कुछ बातों के माध्यम से हमने इस विदेश व्यापार नीति को समझा। अब कुछ आंकड़े हमें याद रखने हैं। अब मूल फोकस जो है वो इन आंकड़ों पर होना चाहिए। ये पिछले साल भी सेम थे, कुछ नए आंकड़े में और जोड़ रहा हूं। तो हम पहले देखो 2022-23 के जो आंकड़े हैं, 2022 और 2023, ये साल कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ और 30 मार्च 2023 को खत्म हुआ। फिर अगला फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2023 को, जो कब शुरू हुआ, जो कब खत्म हुआ? 30 मार्च 2024 को। और उसके बाद अगला साल 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा। तो अब हमारे पास 1 अप्रैल 2024 के आंकड़े तो नहीं होंगे, तो हमें क्योंकि 2 सालों की तुलना करनी है,
2024 से 30 मार्च 2025 तक ये साल रहेगा। तो हमारे पास इस साल की इस साल से तुलना करने का तो आंकड़ा अभी है ही नहीं, क्योंकि ये आंकड़ा हमारे पास नहीं है। तो हम इन 2 सालों की तुलना कर लेते हैं, और इन 2 सालों की तुलना आधे अधूरे आंकड़े, मतलब जो 6, देखो विदेशी व्यापार नीति के आंकड़े हर 6 महीने 3 महीने में अपडेट होते हैं, तो उनसे हम करते हैं। क्लियर है? तो चलो मैं एक नया आंकड़ा पहले आपको बताता हूँ। अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 और अप्रैल से अक्टूबर 2023 के हम आंकड़ों की तुलना कर रहे हैं कि हमने कितना व्यापार किया। क्लियर है? तो 2 प्रकार का हम व्यापार करते हैं, एक हम चीजें बेचते हैं और एक हम वस्तुएं बेचते हैं। सॉरी, एक हम वस्तुएं बेचते हैं और एक हम सेवाएं बेचते हैं। तो 2 अलग अलग चीजें बनेंगी। तो व्यापार में मतलब वस्तुओं में निर्यात और आयात होगा, और सेवाओं में निर्यात और आयात होगा। तो वस्तुओं में निर्यात मतलब बेचना 252 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि खरीदना कितना था? 244। मतलब हम वस्तुओं के इस ड्यूरेशन की तुलना कर रहे हैं, 2024 की 2023 से तुलना करें तो 2023 में जहां हमने 244 लाख करोड़ अरब बिलियन डॉलर का माल खरीदा था, बेचा था, वो यहाँ पर बढ़ गया। क्लियर है? और यही वस्तुओं के आयात मतलब खरीदी 216 थी, 394 थी, जो बढ़ गई। तो हमने खरीदना भी बढ़ा दिया और बेचना भी बढ़ा दिया वस्तुओं में, तो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब सेवाओं में देखते हैं, सेवाओं में क्या है? तो सेवाओं में निर्यात मतलब बेचना, तो 191 करोड़ लाख बिलियन डॉलर था, जो 215 हो गया, ये भी बढ़ गया। और यहाँ 102 था, जो 114 हो गया, तो ये भी बढ़ गया। तो हमने कुल मिलाकर के दोनों ही क्षेत्रों में, वस्तुओं और सेवाओं दोनों ही क्षेत्रों में इस अवधि में व्यापार को बढ़ावा दिया है, व्यापार बढ़ा है। क्लियर है? अब कुल पर फोकस कर लो। तो इस ड्यूरेशन में टोटल जो निर्यात है वो 2024 में 468 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले साल 436 बिलियन डॉलर था। समझ गए? और आयात जो है, खरीदना, वो 531 बिलियन डॉलर है, जो पिछले साल 496 था। डिफरेंस समझ में आ गया? तो यहाँ हम -63, मतलब इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए, आयात और निर्यात का, आयात मतलब हम जो खरीदे, निर्यात मतलब जो हम बेचे, उन दोनों के बीच जो अंतर है वो लगभग 63 बिलियन डॉलर हमें अपनी जेब से देना पड़ा। और ये 2023 में हमें 60 बिलियन डॉलर अपनी जेब से देना पड़ा था। तो जो हम अपनी जेब से देते हैं वही चालू घाटा कहलाता है। तो देखो, पहले चालू घाटा जो है उस ड्यूरेशन में 60 लाख करोड़ रुपए था, अब 63 लाख करोड़ रुपए हो गया, क्योंकि व्यापार का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ा, इसलिए ये थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा आंकड़ा यहाँ देखो, 2023 के दिसंबर में जो आंकड़ा हमारे पास था 22-23 की 2023-24 से तुलना करनी है। तो आपके पास दोनों आंकड़े सामने रखे हुए हैं कि यहाँ आयात कितना था, यहाँ निर्यात कितना है। इन दोनों की तुलना आसानी से की जा सकती है। ये पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि वस्तुओं का व्यापार कितना हुआ और सेवाओं का व्यापार कितना हुआ, और फिर हम एक बार कुल व्यापार कितना हुआ उस पर भी फोकस कर लें। तो ये हमें याद होना चाहिए, कोई बेसिक से आंकड़े हमारे दिमाग में सेट होने चाहिए, छोटे। सर डाटा याद करना है क्या? बेटा डाटा ये वाला याद करना है जो अभी मैंने आपके सामने रखा है, और इसे इस रूप में याद करना है, केवल वो जो मेन संख्या है वो याद कर लो। ये पूरा डाटा याद मत रखो, केवल ये डाटा याद कर लो, क्योंकि जब जो सबसे लेटेस्ट डाटा है वो यही है हमारे पास में। केवल ये एक टेबल यहाँ से याद कर लेना और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और पिछला वाला ये जो डाटा है यहाँ से केवल एक परसेंटेज याद कर लेना कि कितना परसेंटेज कमी और कितना परसेंटेज वृद्धि हुई, केवल इतना सा, ये 3 आंकड़े ये वाला। तो इसमें और इसमें जो कमी है ये इस ग्राफ में लिखी हुई है, वो बस इतना सा याद कर लेना, खूब पूरा डाटा रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको विदेश व्यापार नीति बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। इस वीडियो के बाद आपके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट विदेश व्यापार नीति के लिए क्लियर रहे होंगे। थोड़ी सी देर में 10 मिनट में फिर से मेरी क्लास होगी G20, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। सभी लोग 10 मिनट बाद फिर से जुड़े। चलिए, थैंक यू। आशा करता हूँ समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मिलते हैं कुछ देर में।